जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं इस बात की चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि कल से गोदी मीडिया के अंदर एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। आप किसी भी गोदी मीडिया को खोल के देखें, उन्हें सुने, अगर आप सुनने का साहस रख सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो। पहले उनका नैरेटिव हमेशा ये रहता था कि भारतवर्ष के अंदर तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ, है। हमारे देश के अंदर जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस थे, उस समय जो पेट्रोल डीजल के दाम एक उपभोक्ता थे, आज उससे दुगने देने पड़ते हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया हमेशा ये दिखाने का प्रयास करता था कि आप अपनी दुर्दशा पे क्यों रो रहे हैं। पाकिस्तान तो आपसे भी ज्यादा बर्बाद है। पाकिस्तान में अगर टमाटर के दाम बढ़ जाएं तो उस पर 2-2 घंटे के प्रोग्राम हो जाया करते थे। अगर वहां आटे की कमी हो जाए तो उस पर 2-2 घंटे के प्रोग्राम हो जाया करते थे। इसका मतलब यह है कि गोदी मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास करता था हिंदुस्तान के जनमानस पर। ये तो खैरियत है कि मोदी जी हैं, इसलिए आप इतनी बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं कि आईआईटी के बच्चों को भी नौकरियां 25% लोगों को नहीं मिल रही हैं। बाकी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, आईएम और आईआईटी के पढ़े हुए बच्चों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये हिंदुस्तान की स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद वो कंपैरिजन करते थे पाकिस्तान से और आपको बताने की कोशिश करते थे कि आप बहुत खुशहाल हैं, पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा बर्बाद है। जबकि कितनी उसमें सच्चाई होती थी वो हमें क्या पता। लेकिन हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल सब आपसे ऊपर हैं, ये जरूर। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात है। अच्छा, जब कोई इंटरनेशनल एजेंसी इस प्रकार की कोई सूचना देता है, आंकड़े देता है, हंगर इंडेक्स के आंकड़े देता है, हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े देता है, मेला न्यूट्रिशन के आंकड़े देता है, तो ये गोदी मीडिया ये कहता है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं हमारे पीछे पड़ गई। अच्छा, उसी के अगले प्रोग्राम में ये लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं कि मोदी जी का डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा है। अब ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? विश्व के अंदर या तो हमारा डंका बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया हमारे खिलाफ पड़ा हुआ है। जैसे कह रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के मसले में और जो मणिपुर के अंदर ड्रोन के अटैक्स हुए हैं और वहां इमारतों को ध्वस्त किया गया है ड्रोन द्वारा। अब वो अपने ही देश के उग्रवादियों द्वारा है या विदेशी तत्वों द्वारा है, लेकिन उसके पहले ही ये नैरेटिव चला दिया गया है कि विदेशी शक्तियां भारत के खिलाफ सक्रिय हो गई। अगर विदेशी शक्तियां भारत के खिलाफ इतनी सक्रिय हो गई हैं तो भारत सरकार किस लिए है? भारत सरकार का काम क्या है? अगर भारत सरकार अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता और बाहर से दूसरे देश वाले हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं कि वो मणिपुर में अशांति पैदा कर देते हैं, वो कश्मीर में अशांति पैदा कर देते हैं, वो पंजाब में अशांति पैदा कर देते हैं और उनके ड्रोन अटैक्स हमारे देश के अंदर हो जाते हैं, तो इसका माने कि सरकार की जो विदेश नीति है और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, उसे पूरा करने में भारत सरकार बिल्कुल असफल हो गई है। लेकिन ये नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास गोदी मीडिया करता रहता है। कल से आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया ने एक नया नैरेटिव पकड़ लिया है। उस नैरेटिव में उनका मुख्य मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में 4 तारीख हो गई और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, उन्हें पेंशन नहीं मिली। अच्छा, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है गोदी मीडिया में और वो बड़े मुस्कुरा के, बड़े हंसते हुए ये बखान करते हैं कि देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता ने क्योंकि कांग्रेस को चुना इसलिए वहां लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। और इसका उत्तरदायित्व इस बात का देते हैं कि हिमाचल सरकार ने या कर्नाटका सरकार ने या तेलंगाना सरकार ने गरीबों को मुफ्त रेवड़ियां बांटी। तो उनका जो शीर्षक होता है और उनका जो नैरेटिव होता है कि तनख्वाह देने में और ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि इन सरकारों ने लागू कर दी,
जिसका विरोध केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, इसकी वजह से ये आर्थिक दुर्वस्था हुई। ये एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, एक इनडायरेक्टली वोटर्स को एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि अगर आपने हरियाणा के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो वहां भी ऐसी स्थिति केंद्र सरकार पैदा कर देगी, उनको फंड्स नहीं देगी और उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनको अनुदान नहीं देगी कि आपको भी तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगा। इनडायरेक्ट मैसेज देने का प्रयास मोदी मीडिया के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, ये मुस्कुराते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस बार हिमाचल प्रदेश में हार गई विधानसभा का चुनाव और जिन्होंने 6 कांग्रेसी विधायकों को ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था और उन विधायकों में कई की विधायकी चली गई क्योंकि री इलेक्शन हुआ, उन्हीं कांग्रेस के विधायकों को जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया था भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी में काफी विधायक हार गए और जो पहले विधायक थे वो विधायक भी नहीं रह गए, उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ऑपरेशन लोटस सफल हो गया, बराबर की संख्या में राज्यसभा में वोट पड़े और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से नहीं पहुंच पाए, बाद में उनको तेलंगाना से कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा। लेकिन अगर आपके अभी तक तो ये था कि पाकिस्तान के दुख में खुश हुआ करते थे, चलिए देश को समझ में आता था कि विदेश की आपकी शत्रु शक्ति अगर परेशानी में है तो कुछ लोगों को इससे संतुष्टि मिलती होगी, लेकिन अपने ही देश के अपने ही राज्यों की बदहाली पे हंसना और खुशी मनाना और हंसना और डिबेट में आके उस बात पे प्रसन्नता जाहिर करना, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। बल्कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बनने के पहले, वो एक मीडिया उसमें आए तो मैंने कहा महाराज आपको तो जब आप हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल के वोटर्स ने आपको वोट दे के विधानसभा में भेजा है और पहले आप मुख्यमंत्री थे, तो आज की तारीख में तो आपको सुक्खू जी के साथ खड़ा होना चाहिए जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 साल के अंदर विपदाओं का बादल आफत टूट पड़ी है और वहां पे भूस्खलन हुआ है, बारिश हुई है, पूरी तरह से वहां पे जिस प्रकार की नुकसान हुआ है, जान माल हाल ही जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है वो सबको पता है। और ये भी बात सबको पता है कि जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो अगर जब अशोक गहलोत साहब की सरकार होती है राजस्थान में और गुजरात में होती है भारतीय जनता पार्टी की और बराबर के मैग्नीट्यूड की आपदा होती है, लेकिन पैसा गुजरात को मिलता है, राजस्थान को नहीं मिलता है, और जो हिमाचल प्रदेश की जो आवश्यकता है उतना पैसा उनको नहीं दिया जाता, अपने अवस्थापनाओं को दोबारा खड़ा करने के लिए हिमाचल प्रदेश को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्या हमारे देश में अगर भारत सरकार कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, विश्व के सबसे बड़ी विकासशील हमारी जीडीपी है, तो उस और ये भी कहती है कि हमारे यहां जो जीएसटी है वो हाईएस्ट लेवल पे है, 1,80,000 करोड़ पर मंथ का जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तो भारत सरकार के हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, देश के ऊपर जो 52 लाख करोड़ का ऋण था 2014 में, वो बढ़ के 204 लाख करोड़ का 4 गुना कैसे हो गया है। अच्छा, यही बात बताई जाती है हिमाचल प्रदेश में कि साहब उनके ऋण बढ़ गए। केवल हिमाचल प्रदेश के ऋण नहीं बढ़ गए, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के ऋण बढ़ गए, क्योंकि जब तक आपका इंटरनल कैश एक्रूवल नहीं बढ़ेगा, प्रदेश अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, देश अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाएगा और ऋण बढ़ने के बावजूद आपकी जीडीपी उसी लेवल पे होगी जैसे मनमोहन सिंह के जमाने में थी, तो मानी बात है कि पुराने लोन को वापस करने के लिए आपको नए लोन लेने पड़ेंगे। यह राज्य की स्थिति भी है, केंद्र की स्थिति भी है। अच्छा, फिर कह रहे हैं साहब ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दी इसलिए वहां पे ये आर्थिक बदहाली हो गई। अब इनसे मूर्खों से कोई ये पूछे ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग आए, भाई न्यू पेंशन स्कीम में तो वो लोग आए 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया, 2004 के बाद ज्वाइन किया और यूपीएस आने से पहले
2004 के बाद में ज्वाइन करने वालों को पेंशन तो सरकार को तब देनी पड़ेगी जब उनकी 20 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी। तो 20 साल की नौकरी उनकी 2024 में पूरी होगी, तो 2024 के बाद ही तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी। तो पहले अगर उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया तो उसका भार कैसे पड़ता। अब इन्होंने यूपीएस लागू कर दिया है। अब यूपीएस में तो 25 साल की सर्विस है, तो 2004 से 25 साल जोड़िए तो 2029 के पहले ही सरकार को कोई भुगतान नहीं करना है, तो आर्थिक बोझ कैसे पड़ सकता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं इसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है। वास्तविकता में केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो भी रेवड़ी बांटी जाए, जो 5 किलो अनाज बांटे जाए, जो 5 किलो अनाज का थैला है जिसमें मोदी जी की फोटो प्रोमिनेंटली रहे, वो केवल केंद्र सरकार बांटे। पेट्रोल में जो सेस लिया जाए वो केंद्र सरकार ले, और रेवड़ी बांटकर अगर राज्य सरकार किसी प्रकार से गरीबों की मदद करना चाहती है तो एक लाभार्थी वर्ग राज्य सरकार, जो जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, वो पैदा न कर सके। लाभार्थी केवल केंद्र सरकार का हो जो मोदी जी की फोटो देख के थैले के ऊपर मोदी जी को ही वोट दे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके देश के वो राज्य जो कि केंद्र सरकार द्वारा मदद न मिलने की वजह से, और जहां पे ये कर्तव्य है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के संबंध हैं वो बेसिकली पिता और पुत्र के संबंध हैं। अगर पुत्र समस्या में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, अगर वो समस्या में है तो पिता को दुख होना चाहिए। लेकिन पिता अगर सुखी होता है इस बात से कि जहां पे उसका खुद का बेटा है वहां पे तो समस्या नहीं है, और जहां सौतेला बेटा है या जहां पे राज्य सरकार ने उनके लोगों को नहीं जिताया है, उनके साथ वो खुशी मनाएगा जब वो दुख में होंगे, तो ये भारत जैसे देश के लोकतंत्र के लिए सुखदायी स्थिति नहीं है कि लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि कांग्रेस रूल्ड या अपोजिशन रूल्ड सरकार कष्ट में है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक रेप हुआ, एक डॉक्टर का रेप हुआ, बहुत गलत घटना थी, और उसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने एक नया कानून पारित कर दिया कि 15 दिन के अंदर जो आरोपी है उसको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन ये वेस्ट बंगाल सरकार ने किया। लेकिन उसी प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में हुई, राजस्थान में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, बिहार में हुई। वैसा कानून यहां तो नहीं बना। लेकिन इन प्रदेशों में जहां इस प्रकार की घटनाएं घटी वहां पे कानून न बनने पे कोई गोदी मीडिया डिस्कशन नहीं करेगा। लेकिन अभी भी वेस्ट बंगाल के पीछे पड़े रहेंगे, जहां पे बिना किसी भेदभाव के अगर वहां पे वेस्ट बंगाल सरकार ने एक कठोर कानून बना दिया, और वो निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप भी ऐसा कानून बनाएं कि किसी भी महिला का बलात्कार हो और तुरंत ये आरोपी पकड़ा जाए और उस कबूल कर ले, तो उसके बाद उसको 15 दिन बाद फांसी दे दी जाए। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है डबल इंजन सरकार का और सिंगल इंजन सरकार का, ये देश के लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है, और ये हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार का, क्योंकि वो आपदाओं से घिरा हुआ राज्य रहा है, ये न समझते हुए वहां पे आपकी सरकार नहीं है, उनकी मदद करें, हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करें, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके हैं सारे के सारे। पंजाब है, हरियाणा है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है, और ये दूसरे देशों से इनकी सीमाएं मिलती हैं। इनके लोगों को अपना ही समझ के इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसा एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।